कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और आज के वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एस फेज। और इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हम लोग सेल साइकिल प्रोग्रेशन की पहली फेज इंटरफेज की जो कि जीवन फेज होती है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वहां हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोगों को अभी याद ही होंगी कि भाई जीवन फेज के अंदर कौन से साइक्लिन्स होते हैं, कौन से सीडीकेज होते हैं। जीवन फेज का जो साइक्लिन डी होता है आखिर वो किस तरीके से बनता है, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो जीवन फेज के साइक्लिन डी को बनाने का काम करता है। या फिर जीवन फेज के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि सेल साइकिल का चलना और सेल साइकिल का रुकना एक स्पेसिफिक पॉइंट पर डिपेंडेंट होता है, और वो जो पॉइंट होता है वो जीवन फेज के अंदर होता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया था रेस्ट्रिक्शन पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट। और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि भाई कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, कुछ माइटोजेंस होते हैं जो कि जा करके उस रेस्ट्रिक्शन पॉइंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। और अगर वो ग्रोथ फैक्टर्स उस एनिमल सोमैटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे, कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। लाइक ईजीएफ हुआ, प्लेटिलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हुए यानी पीडीजीएफ हुए। तो ये जो ईजीएफ और पीडीजीएफ हैं ये जीवन फेज से उस एनिमल सोमैटिक सेल को एस फेज में जाने के लिए अलाउ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ये ग्रोथ फैक्टर्स एनिमल सोमैटिक सेल के अंदर नहीं होंगे तो जो हमारी सेल होगी वो जीवन फेज से एस फेज में ना जाकर के जीवन फेज से जी नॉट फेज में चली जाएगी, यानी कि रेस्टिंग फेज में चली जाएगी। और फिर सेल साइकिल प्रोग्रेशन चलना तो आप लोग भूल ही जाओ। तो अब हम लोगों ने यहां तक की कहानी पढ़ी थी कि भाई हमारा सेल साइकिल प्रोग्रेशन तो चल रहा है, हमारी एनिमल सोमैटिक सेल के पास तो ग्रोथ फैक्टर्स थे। और जब ग्रोथ फैक्टर्स थे हमारी सोमैटिक सेल के पास तो उन ग्रोथ फैक्टर्स ने क्या किया, वो जा करके अपने रेस्ट्रिक्शन पॉइंट पर गए और उसके दरवाजे को खोल दिया। और जैसे ही वो दरवाजा खुला वैसे ही उस सेल के अंदर एक सिग्नलिंग ऑन हो गई जिसका नाम हम लोगों ने पढ़ा था आरटीके सिग्नलिंग यानी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग। और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज सिग्नलिंग जब ऑन होती है तो वो एक स्पेसिफिक तरीके के पाथवे को ऑन कर देती है जो कि है हमारा रास मैप काइनेज पाथवे। और वो जो रास मैप काइनेज पाथवे होता है उसका अल्टीमेट रिजल्ट एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का बनना होता है और उसका नाम हम लोगों ने देखा था सी-मिक। और आगे की प्रोसेसिंग हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो जो सी-मिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है वो जा करके जीवन फेज के अंदर कौन सा साइक्लिन चाहिए, साइक्लिन डी चाहिए। तो उस साइक्लिन डी को बनाने का काम वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सी-मिक करता है जो कि आरटीके सिग्नलिंग की वजह से इंड्यूस हुई है उसकी सिंथेसिस। इतनी बात याद है। ये बात भी याद होगी कि ये जो साइक्लिन्स होते हैं ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, और अगर किसी सेल के अंदर ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स नहीं होंगे तो भैया सीडीके काम करने से मना कर देगा, क्योंकि सीडीके एक तरीके के काइनेज एंजाइम्स होते हैं और उन काइनेज एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम कि वो काम करेंगे या काम नहीं करेंगे ये बात निर्भर होती है उन साइक्लिन्स के इंटरेक्शन पर। तो जैसे ही वो साइक्लिन डी बना जो कि सी-मिक ने बनाया है वो जा करके CDK4 से अटैच हो जाएगा, जो कि CDK4 कौन से जीवन फेज मतलब कौन सी वाली फेज का CDK है, जीवन फेज का CDK है। तो वो साइक्लिन डी जाकर के अपने CDK से जाकर के इंटरेक्ट कर जाएगा और जैसे ही ये इंटरेक्शन होगा CDK जाग जाएंगे, लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं जागे हैं।
सीडीके पूरे तरीके से जब जागेंगे जब वहां पर CAK नाम का एंजाइम यानी सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज नाम का एंजाइम आएगा और उस CDK4 के ऊपर फॉस्फोराइलेशन करा देगा। और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ नहीं, ये साइक्लिन और CDK का कॉम्प्लेक्स पूरे तरीके से जाग जाएगा, मतलब पूरे तरीके से एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद क्योंकि CDK भी एक काइनेज है, वो जा करके रेटिनोब्लास्टोमा नाम के प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कर देगा। और जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है वो इतना ताकतवर होता है, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी है कि भाई सब हो मेरे साथ, लेकिन मेरा फॉस्फोराइलेशन नहीं होना चाहिए। अगर उसका फॉस्फोराइलेशन हो गया तो वहां यूबिक्विटिन उसके दुश्मन होते हैं और आकर के उस पर लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और इतनी सी बात तो पता होगी कि जहां पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन हो जाता है उस मॉलिक्यूल का प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन हो जाता है ना। ये तो बात पता है आप लोगों को। और फिर क्या होगा, क्योंकि वो रेटिनोब्लास्टोमा E2F नाम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को पकड़ के रखा था और पकड़ के भी सही रखा था, वरना E2F जाकर के कैंसर करवा दे। तो अब क्या होगा, ये CDK4 ने जाकर के रेटिनोब्लास्टोमा पे फॉस्फोराइलेशन का हमला बोल दिया और वहां से दूसरे दुश्मन यूबिक्विटिन आ गए और उसका पॉलीयूबिक्विटिनाइलेशन हो गया, जिसके बाद अल्टीमेटली कंक्लूजन ये होता है भैया कि रेटिनोब्लास्टोमा का प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन। और जैसे ही उसका प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन होता है E2F खुश, क्योंकि E2F फ्री। और जैसे ही E2F फ्री होगा वैसे ही साइक्लिन E, साइक्लिन A, इन सब साइक्लिन्स के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है और अपने यानी इतना खुश होता है भाई कि अपने भी सिंथेसिस को दुगना तिगना करना स्टार्ट कर देता है। और एक बार सोच कर बताओ, अगर E2F इतना ज़्यादा इंड्यूस होने लगा उसका सिंथेसिस, तो सेल के अंदर कौन सी कंडीशन देखने मिलेगी? टेल मी। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो कुछ नया नहीं है इसमें। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग S फेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई S फेज के अंदर कौन सा CDK, S फेज के अंदर कौन सा साइक्लिन, और ये जो साइक्लिन और CDK होते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को लेकर के किस तरीके से, क्योंकि मेन मुद्दा, मेन काम सेल साइकिल प्रोग्रेशन का क्या था? DNA को डुप्लीकेट कर दो, यानी कि एक सेल से दो सेल बना करके दे दो। और यही जो एक सेल से दो सेल बनने का प्रोसीजर है वही इतना लंबा होता जा रहा है, वही प्रोसेस इतना लंबा होता जा रहा है, जिसके चक्कर में इतने मॉलिक्यूल्स पढ़ने पड़ रहे हैं। क्या करें, पढ़ लो। तो देखो अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि S फेज का क्या होता है सेल साइकिल प्रोग्रेशन में रोल। S फेज के अंदर कौन कौन से मेजर ऑल्टरेशंस होते हैं या माइनर ऑल्टरेशंस होते हैं उस एनिमल सोमेटिक सेल में। तो बहुत हो गई बकवास, अभी टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लो इधर, जब हम लोग S फेज कंट्रोल की बात करते हैं सेल साइकिल प्रोग्रेशन के अंदर, तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जितनी भी फेजेस होंगी इस सेल साइकिल के अंदर, इंटरफेज और माइटोसिस वाला फेज, तो इंटरफेज के अंदर जो तीन फेजेस थी G1, S और G2 फेज, तो S फेज ही वो फेज होती है जहां पर क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, जहां पर DNA का डुप्लीकेशन होता है। तो ये फेज थोड़ी इंपॉर्टेंट फेज है। यू नो इंपॉर्टेंट, यस एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट, एग्जैक्टली। तो होगा क्या कि ये जो S फेज है यही रिस्पॉन्सिबल होती है DNA सिंथेसिस यानी DNA के डुप्लीकेशन वाले प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए।
और यहीं पर डीएनए डुप्लीकेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है और यहीं पर वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, यानी कि एस फेज के अंदर ही जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा उसके दो बनने की जो कहानी होती है वो शुरू होती है और अल्टीमेटली एस फेज के एंड तक हमारे क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाती है। तो पहली चीज ये दिमाग में भर लो कि ये जो एस फेज होती है इंटरफेज की दूसरी वाली फेज, क्योंकि जीवन फेज तो डिस्कस कर ली, वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यही है जो आप लोगों को अपने दिमाग में भर लेनी है कि भाई जो हमारा जीवन फेज होता है उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन पॉइंट करके, स्टार्ट पॉइंट करके कुछ पॉइंट होते हैं एंड दे विल बी कंट्रोल्ड बाय सम माइटोजेंस, सम ग्रोथ फैक्टर्स। And what kind of growth factors they are gonna be? Like EGF, like platelet derived growth factors. अब ये EGF और platelet derived growth factors यानी PDGF के बारे में हम लोग सेल सिग्नलिंग के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यही समझ लो कि EGF और PDGF नहीं होगा तो ये एस फेज नहीं आने वाला, बिल्कुल नहीं आएगा। तो एस फेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, तो फर्स्ट थिंग यू गाइज नीड टू नो ये है कि भाई इनिशिएशन भी डीएनए सिंथेसिस का यही होता है और कंप्लीशन भी यही होता है, इसी वाली फेज में। होता कैसे है वो आप लोगों को अभी पता चलेगा, ये जो चित्र बना हुआ है इससे। तो दूसरी चीज और ये समझ लो कि ये जो इनिशिएशन होता है वो एक स्पेसिफिक साइट पर होता है, डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक जगह होती है, यानी कि डेट के लिए एक स्पेसिफिक जगह चूज करके रखी है आप लोगों ने, लाइक दिस। डोंट बी सीरियस। तो इनिशिएशन के लिए या फिर ऐसे समझो कि जो इनिशिएशन होता है एस फेज के अंदर वो स्पेसिफिक साइट्स यानी स्पेसिफिक लोकेशन पर देखने मिलता है डीएनए के ऊपर, और उन साइट्स को हम नाम देते हैं होराइजन ऑफ रेप्लिकेशन, या फिर छोटा नाम भी है इन लोगों का, निक नेम भी है ओराई करके। तो दूसरी चीज हम लोगों को ये पता चली कि भाई इनिशिएशन जो होगा यानी कि क्रोमोसोम की डबलिंग का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो ओराई पर स्टार्ट होता है, यानी होराइजन ऑफ रेप्लिकेशन नाम की कुछ साइट्स होती हैं, वहां पर हमारा इनिशिएशन स्टार्ट होता है। और यहीं पर एक और बात समझ लो कि कुछ स्पेशलाइज्ड प्री इनिशिएशन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, या फिर ये वाली लाइन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। दो चीज आप लोगों को यहां पर समझ लेनी है कि जो एस फेज होती है वहीं पर क्रोमोसोम की डबलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और इसी फेज में वो कंप्लीट होता है। और दूसरी चीज ये कि जब ये इनिशिएशन स्टार्ट हो रहा होगा तो इनिशिएशन स्टार्ट एक स्पेसिफिक साइट पर होता है, डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन जगह पर होता है, और उनको हम नाम देते हैं ओराई, यानी होराइजन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो एस फेज कंट्रोल होता है, जब इसका प्रोसेस चलता है एस फेज कंट्रोल के अंदर, जब डीएनए के डुप्लीकेशन होने वाला होता है तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिमूव होते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ करके जुड़ते हैं, या फिर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और फॉस्फोराइलेशन होने के बाद अल्टीमेटली डिग्रेडेशन हो जाता है। तो पहली चीज एस फेज कंट्रोल को डिस्कस करने से पहले दिमाग में बिठा लो कि जब किसी भी डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होने वाला होता है तो डीएनए सबसे पहले इस तरीके से स्पाइरल मैनर में अरेंज होता है, तो इस स्पाइरल मैनर से इसको लीनियर फॉर्म में लाना होता है। और दूसरी चीज ये समझ लो कि भाई डीएनए जो होगा उसके ऊपर कहीं भी जाकर के रेप्लिकेशन होना शुरू नहीं हो जाएगा, यानी इनिशिएशन रेप्लिकेशन का कहीं से भी नहीं हो जाएगा।
कुछ स्पेसिफिक तरीके की साइट्स होती हैं डीएनए के अंदर जिन्हें ओराइजन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, यानी ओराई बोलते हैं। और वो जो ओराई होती हैं वहां से हमारा रेप्लिकेशन डीएनए का होना स्टार्ट होता है। तो आप प्रोसेस समझ लो धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला जो यहां पर डायग्राम आपको दिख रहा है, पहला स्टेप बोल लो इसको, इसमें क्या हुआ है कि डीएनए ये हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। और अब क्या हुआ है कि जो हमारा एनिमल सोमेटिक सेल था वो G1 फेज से निकल करके S फेज में आ गया है। और जैसे ही ये S फेज में आ जाएगा वैसे ही ये जो डीएनए होगा इसका क्रोमोसोम की डबलिंग, इसका रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले जो डीएनए स्पाइरल फॉर्मेट में अरेंज था उसको लीनियर फॉर्म में लेकर के आओ। और ये काम करने का काम या फिर इस काम की जो जिम्मेदारी दी जाती है वो एक मॉलिक्यूल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम एमसीएम बोलते हैं। और एमसीएम एक हेलिकेज है और हेलिकेज का काम यही होता है कि डीएनए को पकड़ पकड़ के इनकी ये जो इस तरीके से स्पाइरल्स बने हुए हैं इनको खोलते हुए चले जाना, ताकि आ करके प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स वहां लगे जहां उसे लगना है। और वो कौन सी लोकेशन होती है? ओराई। तो आखिर किस तरीके से फर्दर प्रोसेसिंग होती होगी? थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को पता भी होंगी, लेकिन कुछ चीजें होंगी जो बिल्कुल नई होंगी, तो ध्यान से समझने की जरूरत है। तो देखो इधर ये हमारा पहला स्टेप है और इस पहले स्टेप के अंदर जो चीज आप लोगों को समझनी है वो ये है कि भाई ये हमारा डीएनए है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। इतनी बात तो पता ही है। और जब ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है तो इस डीएनए के ऊपर कहीं पर आकर भी रेप्लिकेशन इनिशिएट होना स्टार्ट नहीं हो जाता। कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं और वो जो साइट्स होती हैं उन्हें हम ओराई बोलते हैं। ये लाल रंग से जो मैंने ये ऐसे करके वेव्स बनाई हुई हैं ये मैंने ओराई रिप्रेजेंट की हैं, यानी ये वो जगह है इस डीएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर जहां से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा, उसका आगाज होगा, तो वैसे ही वहां पर आकर के ओराइजन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओराई पर आकर के एक कॉम्प्लेक्स जुड़ जाता है जिसको हम ORC कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, यानी कि ओराइजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। और ये जो ओराइजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स होता है ये बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर के बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इस ओराइजन ऑफ रेप्लिकेशन पर लगा हुआ रहता है जब तक पूरा का पूरा सेल साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता है। यानी जब तक पूरा का पूरा एक सेल साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये जो हमारा ORC आकर के इस ओराइजन ऑफ रेप्लिकेशन पर लग गया है ये यहां से नहीं हटता है। तो पहले स्टेप के अंदर जो पहली चीज समझने वाली है कि भाई इस डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है, क्योंकि जो सेल है वो एस फेज में एंटर हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि डीएनए पर कहीं भी रेप्लिकेशन इनिशिएट आगाज नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक तरीके की साइट्स होती हैं जिन्हें हम ओराई बोलते हैं। और सबसे पहली चीज जो ओराई पर जुड़ती है आकर के वो हमारा ओराइजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि बहुत सारे प्रोटीन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है जब तक ये सेल साइकिल एक सेल साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इस डीएनए के ओराई पर लगा ही रहेगा, लेकिन काम करना बंद कर देगा। और काम करना बंद कैसे करेगा वो बाद में समझ में आएगा कि भाई इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, और जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है इसकी एक्टिविटी पर ब्लॉक लग जाता है।
यानी इसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है। वो बाद में बात है, बाद की बात है, वो बाद में देखेंगे। अब दूसरा जो स्टेप होता है एस फेज के अंदर, जब क्रोमोसोम की डबलिंग होने वाली होती है, तो ये होता है कि ये जो हमारी ओराई थी, सबसे पहले ओराइजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स आकर के इस पर जुड़ गया, और दूसरे स्टेप में दो और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इस ओराई पर आकर के जुड़ जाते हैं और ओराई पर इस ओराइजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? उसके अंदर जो पहला मॉलिक्यूल आता है ये CD6 होता है और दूसरा मॉलिक्यूल CDT1 होता है, और ये दोनों ही मॉलिक्यूल जरूरी होते हैं डीएनए के रेप्लिकेशन को कराने के लिए, क्रोमोसोम की डबलिंग कराने के लिए। तो होगा क्या दूसरे स्टेप के अंदर कि भाई ओराइजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स से आकर के ये CDC6 और CDT1 इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो देखो भीड़ इकट्ठा होती जा रही है उस जगह पर जहां से इतना बड़ा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है कि भाई एक सेल से दूसरा सेल बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सबसे पहले एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं ये सारे लोग, तो ओराइजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स आया, उसके बाद CDC6 आया, उसके बाद CDT1 आया, और आगे क्या होगा? अब इस डीएनए को खोलने के लिए मैंने अभी बताया था कि ये स्पाइरल कुछ इस तरीके से, जैसे गांव में लोग रस्सियां बनाते हैं, तो रस्सियां ऐसे कर करके स्पाइरल फॉर्मेट में ऐसे गोल गोल घूमी हुई होती हैं। जब वो बनाते हैं ऐसे गोल गोल उनको घुमाते हैं तो स्पाइरल्स चढ़ते हुए चले जाते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये भी स्पाइरल मैनर में अरेंज होता है। तो उन रस्सियों की जो स्पाइरल्स हैं उनको खोलना पड़ता है, और उसको खोलने के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स या फिर आगे जो कॉम्प्लेक्स आने वाला है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नहीं, ये मॉलिक्यूल हट जाएंगे। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे सीक्वेंसेस को रीड करके नए सीक्वेंसेस डाले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो हेलिकेज है वो आगे की तरफ चलता हुआ चले जाएगा, और धीरे धीरे करके इन गांठों को नहीं, इन स्पाइरल्स को खोलना स्टार्ट कर देगा। तो इस काम की जिम्मेदारी MCM को दी जाती है, जो कि एक तरीके का हेलिकेज है, और हेलिकेज का काम यही होता है कि भाई स्पाइरल फॉर्मेट से लीनियर फॉर्मेट में अरेंज कर दो डीएनए को। और MCM का जो पूरा नाम होगा साइड में लिख लो, वो है मिनी क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस। ठीक है, तो तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, इसको तीसरा स्टेप नाम दो। अभी तक ORC आकर के जुड़ा, ORC से बाकी दो मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ गए, CDC6 CDT1, और फिर तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, क्योंकि उस स्पाइरल को भी खोलना है, डीएनए के अंदर जो लगे हुए हैं उस मैनर से उसको लीनियर फॉर्मेट में भी अरेंज करना है। तो फिर उसके बाद मिनी क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस, यानी कि ये हेलिकेज आता है, और ये हेलिकेज आकर के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड पे लग जाता है, क्योंकि रेप्लिकेशन जो होता है बाय डायरेक्शनल होता है। रेप्लिकेशन जो होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये जो हमारा MCM होगा ये दोनों स्ट्रैंड पर आकर के लगेगा, दोनों तरफ मूव करेगा। एक MCM उधर साइड मूव करेगा और दूसरा MCM दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि जो रेप्लिकेशन होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, दोनों साइड में होता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रोसेस जाता कैसे है। तो ऐसे बनाओ इसको, वैसे मत बनाओ। तो अब क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड पर आकर के ये MCM लग गया, और ये MCM जो है वो डीएनए को खोलता हुआ चला जाएगा, और जब ये डीएनए खुलता हुआ चला जाएगा तो रेप्लिकेशन होता चला जाएगा। लेकिन अभी नहीं होगा रेप्लिकेशन। यहां पर एक और चीज समझने वाली है कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इतने जो लोग इकट्ठा हुए हैं,
इन सारे लोगों को मिला करके एक नाम दे दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई चलो ORC भी जरूरी है क्योंकि ORC जो है वो हमारा रेप्लिकेशन जब तक होगा इस DNA का तब तक रहेगा। MCM भी ठीक है क्योंकि MCM जो है वो हेलिकेज है और वो भी जब तक इस DNA का रेप्लिकेशन खत्म नहीं हो जाता, देखो इधर, तब तक यहां रहेगा। लेकिन ये CDT और CDC6 के आने का क्या मतलब था? ये बिना फिजूल में यहां आ गए थे क्या? इनका काम क्या था? क्योंकि थोड़ी देर बाद यानी कि अगले स्टेप के अंदर आप लोग देखोगे कि ये जो CDT1 है और CDC6 हैं ये दोनों निकल जाते हैं और निकलने के बाद एक कॉम्प्लेक्स आकर के जुड़ता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और वही प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स रेप्लिकेशन को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। तो फिर आखिर इस CDC6 और CDT1 की जरूरत थी क्या? पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में, है ना। दूसरा प्रश्न दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये जो प्रोसेस है ये कहां से कैसे चलता हुआ चला जा रहा है? क्या ये सारे जो स्टेप्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये एस फेज के अंदर चल रहे हैं? नहीं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप जो है वो G1 फेज के अंदर चल रहा है। यानी कि जब सेल अर्ली G1 फेज में होगी, उस अर्ली G1 फेज के अंदर ही ओराई पर आकर के ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यानी ORC आकर के जुड़ जाता है और जैसे जैसे ये सेल G1 फेज में लेट G1 फेज यानी कि G1 फेज के खत्म होने की तरफ बढ़ेगी, वैसे ही पूरा का पूरा ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन बन जाता है यानी कि प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये लेट G1 फेज के अंदर बनता है। यानी कि तीसरे स्टेप तक अभी हम लोग G1 फेज के अंदर ही हैं। तो पहली चीज आप लोगों के दिमाग में जो आ रही थी उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि भाई MCM का भी समझ में आ रहा है कि स्पाइरल से लीनियर फॉर्मेट में DNA को अरेंज करने के लिए इसकी जरूरत है। ORC का भी समझ में आ रहा है। फिर ये CDT1 और CDC6 किस मर्ज की दवा हैं? ये क्यों आए हैं यहां पर? तो एक चीज और समझ लो यहां पर कि भाई CDC6 और CDT1 ओराइजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और इनका इंटरेक्शन ओराइजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स से ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमारे CDT1 और CDC6 हैं ये MCM को इस DNA पर बाइंड कराने का काम करते हैं। यानी कि MCM हेलिकेज की जो बाइंडिंग होगी उसको प्रमोट करने का काम ये CDC6 और CDT1 करते हैं और ये जो प्रोसेस चल रहा होता है ये हमारा अर्ली G1 फेज में ही चल जाता है क्योंकि अर्ली G1 फेज में ही CDC6 और CDT1 आकर के ORC से बाइंड कर जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो सेल है वो G1 फेज को क्रॉस करने लगती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि MCM की बाइंडिंग को ये CDT1 और CDC6 इस DNA पर फैसिलिटेट करा देते हैं और अब तक जो हमारी सेल होती है वो इस वाले स्टेप तक आते आते लेट G1 फेज में पहुंच जाती है, यानी G1 फेज खत्म होने वाली है अब। और जब कोई सेल लेट G1 फेज में होती है और इतने सारे मॉलिक्यूल्स उस पर अरेंज होते हैं जैसे CDT1, CDC6, ORC, MCM कॉम्प्लेक्स, तो इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। अब इतनी बात समझ में आई। अभी तो हम लोग एस फेज में आए ही नहीं हैं, अब हम लोग एस फेज में आएंगे तो एक और चीज दिमाग में आ रही होगी, कौन सी?
मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो G1 फेज के अंदर जब कोई एनिमल सोमैटिक सेल होती है तो उसका जो साइक्लिन होता है वो साइक्लिन डी होता है। लेकिन जैसे ही वो सेल G1 फेज से S फेज की तरफ मूव कर रही होती है, अब यहां से G1 से S की तरफ मूव कर रही है, तो यहां पर जो साइक्लिन होगा वो साइक्लिन E होगा। और उस साइक्लिन E को बनाने का काम कौन कर रहा था? पीछे ही पढ़ के आए हैं। उस साइक्लिन E को बनाने का काम वो E2F फैक्टर कर रहा था, जिसको रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन ने पकड़ा हुआ था। जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन हुआ वैसे ही E2F फ्री, और E2F फ्री होने के बाद उसने साइक्लिन E बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब क्या होगा? ये तो चल रहे थे कि भाई G1 फेज के अंदर थे हम, यहां पर अर्ली G1 फेज थी, और अर्ली G1 फेज के अंदर ही ORC आकर के अटैच होगा और धीरे धीरे सेल G1 फेज को खत्म करने वाली होगी। और जब खत्म कर रही होगी तब वहां पर प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बाइंड किया हुआ होगा इस DNA से। अब फर्दर क्या होता है, आगे क्या होता है? यहां से जो सेल होती है वो लेट G1 फेज से S फेज में एंटर कर जाती है, और जैसे ही ये S फेज में एंटर कर जाती है तो S फेज में एंटर करते ही अब साइक्लिन D और साइक्लिन E काम नहीं करेंगे। अब हमको S फेज का साइक्लिन चाहिए, और S फेज का जो साइक्लिन होता है वो होता है साइक्लिन A, और S फेज का जो CDK होता है वो CDK2 होता है। तो होगा क्या कि जब ये सेल हमारी लेट G1 फेज से S फेज में एंटर करेगी तो वहां पर CDK2 होगा, साइक्लिन A होगा उस फेज का, और वो S फेज को ट्रिगर करना स्टार्ट कर देंगे। और जब S फेज ट्रिगर होने लगेगी तो ये प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में कुछ मेजर ऑल्टरेशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑल्टरेशन ये देखने को मिलता है कि ये जो CDC6 और CDT1 आए थे MCM2 की बाइंडिंग को फैसिलिटेट कराने के लिए, इनका रिमूवल होगा। और जब तुमने किसी को बुला लिया है, अब उसको नहीं जाना है लेकिन तुमको उसे भगाना है, तो थोड़ा ना थोड़ा ऐसे कुछ तो होगा, कुछ तो लाओगे ना उसको हटाने के लिए वहां से। तो देखो क्या होता है कि CDC6 जाने को तैयार नहीं होता इस DNA से कि भाई बुलाया क्यों था, हम क्या MCM2 की बाइंडिंग को फैसिलिटेट कराने के लिए हैं? बुलाया क्यों? वैसे ही ये हमारा CDT1 बोलता है कि भाई मुझे भी क्यों बुलाया था, मैं भी क्या इतना वेला नजर आ रहा हूं कि MCM2 की बाइंडिंग को फैसिलिटेट कराने के लिए तुम लोगों ने मुझे बुला दिया, और अब तुम जहां पर रेप्लिकेशन यानी मेन मुद्दा आने वाला है वहां में जाने को बोल रहे हो। तो ये लोग ऐसे नहीं जाते हैं, इनको भगाने का बंदोबस्त किया जाता है, और S फेज में वो बंदोबस्त करने का काम ये CDK2 और साइक्लिन A करते हैं। और करते कैसे हैं? ये जो CDC6 होता है, ये CDC6 भी बिल्कुल रेटिनोब्लास्टोमा की तरह ही होता है। मतलब इसकी भी कमजोरी रेटिनोब्लास्टोमा की तरह ही होती है कि भाई मेरा सब हो लेकिन मेरा फॉस्फोराइलेशन ना हो। मतलब कि इसकी कमजोरी फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं कि सब भगा दो इसके पास, सब दे दो इसको, लेकिन इसका फॉस्फोराइलेशन नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या बंदोबस्त करता है ये जो सोमैटिक सेल होता है कि भाई इसका फॉस्फोराइलेशन करा दो, ऐसे नहीं जा रहा तो फिर इसका फॉस्फोराइलेशन करा दिया जाता है, और जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होता है वैसे ही इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। तो पहला आदमी तो निकाल दिया इन लोगों ने, अब बचा दूसरा इंसान। लेकिन ये CDT1 का फॉस्फेट से ये डरने वाला नहीं है, यानी इसकी कमजोरी फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोराइलेशन इसकी कमजोरी नहीं है।
तो ये इस बात से नहीं डरता कि CDC6 को तो धमका देते हैं कि फॉस्फोराइलेशन करा देंगे, चले जाओ। CDC6 नहीं मानता, असली में फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं, बेचारा डिग्रेड हो गया। लेकिन जो CDT1 है इसको भी धमकाते हैं कि फॉस्फोराइलेशन करा देंगे, लेकिन CDT1 पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? फॉस्फोराइलेशन उसकी कमजोरी है ही नहीं, कितने भी फॉस्फेट ऐड करा लो। तो इसके लिए जो तरीका निकाला जाता है वो ये होता है कि भाई एक मॉलिक्यूल लाया जाता है जैमिनिन, और जैमिनिन से ये डरता है। कौन? CDT1। यानी कि जैमिनिन को बुलाया जाता है कि भाई तुम आओ और इसको यहां से लेकर के जाओ। तो जैमिनिन आकर के इस CDT1 को ब्लॉक कर देता है, और जैसे ही ये ब्लॉक होता है, ये इनहिबिट होता है, वहां पर काम बन जाता है। क्योंकि प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 ही मॉलिक्यूल्स थे जो जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, और आगे वाली फेज में उनका कोई काम नहीं है, CDT1 CDC6। तो अब जो चीजें हमें चाहिए वो हमारे पास हैं। ये CDT1 और CDC6 यहां से हट गए, सिर्फ ORC बचा है, MCM बचा है। लेकिन रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए आप लोगों को पता होगा कि प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स चाहिए, जो कि आ करके इस ओराई पर बाइंड करे और फिर रेप्लिकेशन दोनों साइड में स्टार्ट हो जाए। ऐसे तो होगा क्या कि जैसे ही ये हटेंगे, ये दोनों CDC6 और CDT1 जैसे ही इनका इनहिबिशन होगा, वैसे ही इस पर आकर के ये हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जुड़ जाता है ओराई पर आकर। और जैसे ही ओराई पर आकर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जुड़ जाता है, वैसे ही हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक और चीज अब ध्यान कर लो कि जैसे ही रेप्लिकेशन खत्म होगा, वैसे ही ये जो MCM है ये भी वहां से रिमूव कर दिए जाएंगे DNA से। और ये जो MCM1 है या फिर MCM27 का, MCM1 नहीं, MCM27 जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये वापस से अगली जीवन फेज में आता है और DNA पर बाइंड होता है। तो ये कहानी थी हमारी S फेज की कि S फेज में होता क्या है, किस तरीके से चीजें ऐड होती हैं, किस तरीके से चीजें वहां पे रिमूव होती हैं। तो ये सारी चीजें थी जो हम लोगों को पता होना चाहिए। और एक चीज हम लोग मिस कर दिए हैं यहां पर कि ये जो ORC है, ओराइजन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, इसका भी फॉस्फोराइलेशन करा दिया जाता है, यानी कि इसकी एक्टिविटी को भी ब्लॉक करा दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मुझे पता है आप लोग पक रहे होंगे। एक प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे देंगे कि जब जीवन फेज से यानी लेट जीवन फेज से S फेज की तरफ सेल मूव कर रही होती है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि CDC का फॉस्फोराइलेशन करा दिया जाता है, और यहीं पर जो हमारा ORC होता है इसका भी फॉस्फोराइलेशन करा दिया जाता है। तो इन दोनों का फॉस्फोराइलेशन कौन करा रहा है, ये आप मुझे बताएंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि CDT1 को हटाया जाता है जैमिनिन को बुला करके, क्योंकि जैमिनिन के लिए ये सेंसिटिव होता है, और जैसे ही जैमिनिन आएगा आकर के इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि भाई ये जो ORC कॉम्प्लेक्स था, ये CDC6 है, इनका फॉस्फोराइलेशन कौन कराया है? तो यू गाइज विल आंसर मी दिस क्वेश्चन। ओके, तो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं जल्दी से, और ये तीसरा पॉइंट जो बाद में समझने के लिए बोले थे ये भी समझ लेते हैं। तो देखो इधर S फेज कंट्रोल में सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए वो ये है कि S फेज के अंदर ही क्रोमोसोम डबलिंग इनिशिएट भी होती है और वो कंप्लीट भी होती है। यहां पर हमारी DNA की
जो डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम की डबलिंग होती है, वो शुरू भी होती है और वो खत्म भी इसी वाली फेज में होती है। दूसरी चीज ये समझनी थी कि डीएनए पर कहीं पर भी आकर के ORC बाइंड नहीं कर जाता या फिर रेप्लिकेशन कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो जाता। कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको हम ओराए बोलते हैं, वो रही ओराए। और वो जो ओराए होती है जब सेल जीवन फेज में होती है, यानी अर्ली जीवन फेज में होती है, तो उस ओराए पर आकर के ORC कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाता है और जैसे ही ORC कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है, सेल जीवन फेज में थोड़ा आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसको 2 मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो जाते हैं, यानी इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं इस ORC से। और जब ORC से ये दोनों मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि भाई ये मॉलिक्यूल का काम क्या है, अभी तक नहीं पता। बाद में पता चलता है कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स आए हैं CDC6 CDT1, ये आगे आने वाले हेलिकेज को बाइंड कराते हैं, उसकी बाइंडिंग को फैसिलिटेट कराते हैं, क्योंकि MCM27 कॉम्प्लेक्स जो हेलिकेज है वो स्पाइरल मैनर से उस डीएनए को लीनियर फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब पता चल गया ये CDT1 CDC6 को क्यों बुलाया गया था। तो यहां पर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स लेट जीवन फेज में इकट्ठा हो जाते हैं और इनको हम नाम देते हैं प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, यानी प्री RC। लेकिन क्या होता है कि लेट जीवन फेज के अंदर इन CDC6 और CDT1 को बोला जाता है कि भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जाओ। और इनका काम क्या था कि भाई MCM को डीएनए के ऊपर बस बाइंड करा दो। ये बोलते हैं कि भाई नहीं जाएंगे, हम ऐसे थे, इतने वेले थे कि आ करके इस MCM की बाइंडिंग को फैसिलिटेट कराएं। अब यहां पर मेन चीज आने वाली है, जहां रेप्लिकेशन होगा वहां पिक्चर तो हमको देखने नहीं दे रहे, ये जाने से मना कर देते हैं। तो इसका भी इंतजाम करके लाती है एनिमल सेल, और क्या करती है कि CDC6 को जैसे ही ये जीवन फेज से S फेज में मूव करती है सेल, तो वहां CDK2 बैठा हुआ रहता है, क्योंकि S फेज का CDK2 है, और अगर साइक्लिन देखें S फेज का तो वो साइक्लिन A है। तो ये जो CDK2 बैठा हुआ होता है, हमको पता है कि CDK वो एक तरीके का काइनेज है, और काइनेज का काम भी हमको पता है कि फॉस्फोराइलेशन करा देगा। और वैसे ही हमको फॉस्फेटेज का काम पता है कि भाई डीफॉस्फोराइलेशन करा देगा। तो ये जो CDK2 होता है, ये करता क्या है कि ये CDC6 की कमजोरी होती है कि भाई मेरा फॉस्फोराइलेशन नहीं होना चाहिए, इसको डर लगता है फॉस्फोराइलेशन से, या फिर इसकी कमजोरी है। जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा वैसे ही अल्टीमेटली इसके लिए जहर है, साइनाइड है इसके लिए फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट आयन। तो ये CDK2 जाकर के ये मान नहीं रहा था, इसका फॉस्फोराइलेशन करा देता है, और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है ये डिग्रेड हो जाता है। वैसे ही जो ये ORC था, इस ORC का भी फॉस्फोराइलेशन ये CDK2 कर देता है, तो ORC भी बंद उसकी एक्टिविटी। अब ये तीसरा वाला जो है, इसका फॉस्फोराइलेशन कमजोरी है नहीं एक्चुअल में CDT1 की, लेकिन तो फिर इसको हटाएं कैसे। तो एनिमल सोमेटिक सेल को याद आता है कि भाई ये जैमिनिन से डरेगा, तो जैमिनिन को लाते हैं और जैमिनिन आकर के इसको ब्लॉक कर देता है। तो अब क्या होता है कि भाई जो फालतू की चीजें थी, जो नहीं चाहिए डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर, वो हटा दी गई और मेन चीजें बची। MCM कॉम्प्लेक्स बचा, MCM27 कॉम्प्लेक्स बचा, और इसी S फेज के अंदर स्टार्टिंग में ही एक कॉम्प्लेक्स आकर के ओराई पर बाइंड कर जाता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या प्री IC। और ये जो प्री IC होता है, ये हमारे डीएनए को डुप्लीकेट करता है, दोनों साइड में इसकी सीक्वेंसेस को बढ़ाता हुआ चला जाता है, या फिर ऐसे समझो कि डुप्लीकेशन करने का काम करता है। और वो रेप्लिकेशन के अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से डुप्लीकेशन होता है। तो फिलहाल के लिए यही समझ लो कि बाय डायरेक्शनल मूव करेंगे MCM27 कॉम्प्लेक्स, और वैसे ही जो ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये भी बाय डायरेक्शनल मूव करेगा, और ये दोनों स्ट्रैंड का डुप्लीकेशन करा देगा।
अब वो कैसे होता है वो हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर। जब हम लोग रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करेंगे तो ये वाला जो कंसेप्ट होगा विल डिस्कस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई एस फेज के अंदर क्या होता है। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके अगर नोट्स चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं वहाँ लिख दूँगी, टाइप कर दूँगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट। यू कैन शेयर दिस वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक नेट, गेट एक्सेल, गेट बीटी, ICMR, JRF, DBT JRF, ICAR JRF या फिर बाक वाला पेपर, DU के एंट्रेंसेस, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, अगर स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी के लिए भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट लाइफ साइंसेज, या फिर PhD के एंट्रेंसेस हैं, यू गाइज कैन शेयर दीज वीडियोज़ टू देम एज वेल। क्यों करोगे? अब मेरे से पूछ रहे होगे कि क्यों करें भाई हम लोग। जैसे ये CDC 6 और CDT 1 अड़ गए थे अपनी बात पे। आई नो आप लोग भी मेरे से पूछ रहे होगे, तो ठीक है, मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर कि आप लोग शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग इज़ शेयरिंग, राइट। और वो घंटी वाला जो आइकन दिख रहा होगा ना उधर रेड कलर में दिखता है, पता नहीं, उस घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि सेल साइकिल डिस्कस करते करते हम लोग सेल बायोलॉजी भी डिस्कस कर रहे होंगे, और वहाँ पे हम लोग अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वाला टॉपिक हम लोग वहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्कस किए हैं, तो अब हम लोग वहाँ पर सॉल्टेटरी कंडक्शन और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सिनेप्स डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स डिस्कस कर रहे होंगे। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन जस्ट कम। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम लोग कल मिलते हैं। बाय, टाटा।